अच्छा, एक सवाल है। सोचिए कि आपको लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो मिल रहा हो और कीमत सिर्फ 6,000 रुपए। अरे वाह। लेंगे? मुझे लगता है 99% लोग तो शायद एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर शर्त ये हो कि फोन के साथ जो ऐप आएगा उसे आप कभी डिलीट नहीं कर सकते। अब थोड़ा अजीब लग रहा है ना? और यही अजीब शर्त आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे पास एक कहानी है, खूनी मोबाइल। ये कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है जिसका टेक्नोलॉजी का जो शौक है वो उसे एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां हर क्लिक की कीमत शायद जान से चुकानी पड़ती है। और हमारा मकसद सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। हम इसकी परतों को खोलकर ये समझना चाहते हैं कि ऑनलाइन दुनिया के जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स होते हैं, हाँ, वो असल में हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं। ये कहानी लालच और टेक्नोलॉजी के उस अंधेरे कोने को दिखाती है जहां इंसान को अपनी इंसानियत की कीमत लगानी पड़ती है। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो पर आज की हकीकत के बहुत करीब है। ये एक तरह से मतलब डिजिटल कर्मा जैसा है जहां आपका एक गलत फैसला आपको एक ऐसे लूप में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राहुल से, एक आम लड़का जिसे नए नए मोबाइल और एप्स का एक जुनून सा था। खासकर वो एप्स जो थोड़े अजीब और खतरनाक हो। बिल्कुल। एक दिन OLX जैसी साइट पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक ऐड दिखता है जो यकीन से परे था। आईफोन 14 प्रो सिर्फ 6,000 रुपए। ये किसी भी ऑनलाइन स्कैम का पहला नियम है। ऑफर इतना आकर्षक बना दो कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए। सही बात है। दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है वो बंद हो जाता है और लालच वाला हिस्सा वो हावी हो जाता है। बिल्कुल। राहुल ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक दबी हुई रहस्यमयी आवाज आती है, भाई जल्दी आ जाओ, फोन सस्ता है लेकिन एक शर्त है। और शर्त वही थी। हाँ, इस फोन में जो भी ऐप है उसे डिलीट मत करना। अब यहीं पर मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। ये शर्त उसे डराने के बजाय और ज्यादा उत्सुक बना देती है। आपने सही पकड़ा। ये क्लासिक क्यूरियोसिटी गैप है। जब आप किसी को कोई जानकारी छुपा कर देते हैं, ये कुछ करने से रोकते हैं, तो इंसान का दिमाग उसे जानने के लिए बेचैन हो जाता है। अच्छा। बेचने वाले को पता था कि डिलीट मत करना कहने का मतलब है कि राहुल सबसे पहले उसी ऐप को देखेगा। ये रिवर्स साइकोलॉजी का एक बहुत चालाक इस्तेमाल है। और राहुल इस दिमागी खेल में पूरी तरह फंस गया। वो रात 11 बजे उस बताई हुई सुनसान जगह पहुंचता है। एक काला जैकेट पहना आदमी बिना कुछ बोले उसे फोन थमाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। कोई बातचीत नहीं, कोई सवाल नहीं। इस पूरी डील पर एक अजीब सा पर्दा था। ये माहौल भी उसी मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है, रहस्य को और गहरा करना ताकि खरीदने वाला सवाल ना पूछे, बस उस चीज को पाने पर ध्यान दे। घर आकर राहुल फोन ऑन करता है और देखता है कि उसमें सिर्फ एक ही ऐप है। नाम है डेथ टाइमर। सिर्फ नाम ही डरावना है। हाँ। नाम पढ़कर वो पहले तो हंसता है, सोचता है ये कोई मजाक है। ऐप खोलने पर स्क्रीन पर लिखा आता है, जिसका नाम डालोगे उसकी मौत का टाइम दिखेगा। यहाँ कहानी एक बहुत ही डार्क जोन में चली जाती है। ये एक तरह से मौत का गेमिफिकेशन है। मतलब मौत जैसी गंभीर चीज को एक गेम या ऐप के फीचर की तरह पेश करना। सही कहा। ये इसे इतना असली नहीं लगने देता जब तक कि असलियत दरवाजा नहीं खटखटाती। राहुल ने मजाक में पहले अपना नाम डाला। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया, 5 दिन और 3 घंटे। उसे गुस्सा आया, क्या बकवास है। अगले दिन ऑफिस में बैठे बैठे उसने फिर मजाक में ही अपने दोस्त अमन का नाम डाल दिया। टाइमर दिखा 2 घंटे। और यहीं पर कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। डिजिटल एक्शन का रियल वर्ल्ड असर दिखने वाला है। हाँ, राहुल ये देखकर हंस रहा था, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, भाई अमन का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं रहा। ओह। राहुल के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जो मजाक था वो अब उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक हकीकत बन चुका था। ये वो पल है जहां डिजिटल और असली दुनिया के बीच की जो पतली सी लकीर है वो पूरी तरह मिट जाती है। सोचिए उस इंसान की मानसिक हालत के बारे में जिसे ये एहसास हो कि स्क्रीन पर उसके एक टाइप किए हुए नाम ने किसी की जान ले ली। हाँ। ये जो गिल्ट है, ये अपराध बोध किसी को भी तोड़ सकता है। और राहुल टूट चुका था।
डर के मारे उसने कांपते हाथों से ऐप खोला और अपना टाइमर देखा, जो लगातार घट रहा था। 4 दिन और 11 घंटे। उसे यकीन हो गया था अब। हाँ, अब उसे यकीन हो गया था कि अगला नंबर उसी का है। अब उसका एक ही मकसद था, इस फोन से छुटकारा पाना। लेकिन कहानी के हिसाब से ये फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये उसके लालच और गलत फैसले का प्रतीक है, जो अब उसकी परछाई बन चुका है। उसने हर कोशिश की, फोन को जमीन पर पटका, पर एक खरोच तक नहीं आई। उसे पानी में फेंक दिया, पर स्क्रीन अब भी चालू थी। आखिर में तंग आकर वो उसे शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर फेंक आया और चैन की सांस ली। उसे लगा होगा कि अब सब ठीक हो गया है। बिल्कुल, लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसके होश उड़ गए। वो फोन रहस्यमयी तरीके से वापस उसकी जेब में था। ये क्लासिक हॉरर फिल्मों वाला ट्रोप है, जहां शापित वस्तु आपका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो ये उस गिल्ट को दिखाता है जिससे आप भाग नहीं सकते। सही। आप दुनिया से छिप सकते हो, लेकिन अपने किए हुए काम से या अपने डर से कैसे छिपेंगे? वो तो आपके अंदर ही रहता है। उसकी हालत सच में बिगड़ती जा रही थी। उसे डरावने सपने आने लगे, खून, चीखें, और हर सपने के अंत में एक आवाज गूंजती, तू अगला है। वो दिमागी तौर पर टूटने की कगार पर था। हाँ बिल्कुल, यही होता है जब डर और अपराध बोध एक साथ हमला करते हैं। इंसान की तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो बस अपनी आने वाली मौत का इंतजार करने लगता है। अगर बचना है तो किसी और का नाम डालो। और यहाँ पर उस जाल का अगला और सबसे खतरनाक हिस्सा सामने आता है। अब तक राहुल एक विक्टिम था, एक शिकार था। हाँ अब उसे एक जल्लाद बनने का विकल्प दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब उसे समझ आया कि ये फोन ये कुर्बानी मांगता है। अगर उसे जिंदा रहना है तो किसी और को मरना होगा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो किसी बेगुनाह का नाम डालकर उसे मारकर खुद बच जाए, या चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करे। ये तो मतलब कोई चॉइस ही नहीं हुई। इसे ही कोवर्सिव चॉइस या मजबूरी में दिया गया विकल्प कहते हैं। ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक जाल है, जहां आपको लगता है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन असल में आपके दोनों विकल्प किसी और ने तय किए हैं, और दोनों ही आपके लिए विनाशकारी हैं। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। जरूर। टेक कंपनियां और डिजाइनर इसका इस्तेमाल डार्क पैटर्न्स में करते हैं। जैसे किसी वेबसाइट पर एक्सेप्ट ऑल कुकीज का बटन बड़ा और हरा होगा, लेकिन रिजेक्ट ऑल का बटन या तो छुपा हुआ होगा या बहुत सारे मेनू के अंदर होगा। हाँ, ये तो मैंने देखा है कई बार। वो आपको एक आसान बुरा विकल्प और एक मुश्किल सही विकल्प देते हैं। जाहिर है ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। ये कहानी उसी का एक जानलेवा एक्सट्रीम वर्जन है। आपको एक आसान रास्ता दिया गया, किसी और को मार दो, और एक मुश्किल रास्ता, अपनी इंसानियत बचाओ और मर जाओ। मतलब ये सिर्फ एक डर की परीक्षा नहीं थी, ये उसके चरित्र की, उसकी इंसानियत की परीक्षा थी। बिल्कुल। उसे चुनना था कि वो एक कातिल बनकर जिएगा या एक बेगुनाह मानकर मरेगा। हाँ, और ये चुनाव किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है। अपनी जान बचाने की जो प्रवृत्ति होती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। उसके खिलाफ जाकर कोई फैसला लेना लगभग नामुमकिन होता है। पूरी रात राहुल इसी कश्मकश में जागता रहा। वो सो नहीं पाया। एक तरफ उसे अपनी जिंदगी दिख रही थी, दूसरी तरफ एक बेगुनाह का चेहरा। आखिर में सुबह 5 बजे जब सूरज निकलने वाला था, उसने एक फैसला किया। और इसी फैसले पर पूरी कहानी का सार टिका है। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया, ऐप खोला। टाइमर पर अब कुछ ही मिनट बचे थे। उसने नाम डालने वाले बॉक्स पर क्लिक किया और क्या किया उसने? एक बार फिर अपना ही नाम डाल दिया। अच्छा। टाइमर पर अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। उसने फोन को जमीन पर रख दिया और शायद खुद से कहा, अगर किसी की जान लेनी ही पड़े तो मेरी ही सही। वाह, मतलब उसने सिस्टम के दिए हुए दोनों विकल्पों को खारिज कर दिया। हाँ, उसने ना तो कातिल बनना चुना, ना ही चुपचाप मरना। उसने एक तीसरा रास्ता बनाया, आत्म बलिदान का। उसने उस खेल को खेलने से ही इनकार कर दिया जिसका वो हिस्सा था। और जैसे ही उसने ये किया, एक अजीब सी घटना हुई। अचानक फोन में से चिंगारी निकली और उसमें आग लग गई। आग लग गई? हाँ, कमरे में धुआं भर गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो फोन जलकर राख हो गया। अगली सुबह जब राहुल की आंख खुली तो वो जिंदा था और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। फोन का जलना सिर्फ फोन का अंत नहीं था, वो राहुल के अंदर के लालच, डर और स्वार्थ के जलने का प्रतीक था। बिल्कुल। और फोन की राख के पास उसे एक कागज का छोटा सा टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था,
लालच और गलत रास्ता चुनने वालों के लिए ये चेतावनी थी। जिसने सही रास्ता चुना वो बच गया। तो यहाँ कहानी का असली मतलब सामने आता है। ये फोन कोई श्राप नहीं था, ये एक परीक्षा थी। एक परीक्षा। हाँ, एक क्रूर परीक्षा, लेकिन थी एक परीक्षा ही। जब राहुल ने अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान लेने से इनकार कर दिया, तो उसने उस परीक्षा को पास कर लिया। उसने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर अपनी इंसानियत को तरजीह दी। तो इस कहानी का अंत राहुल के बचने के साथ होता है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल जिंदगी में ऐसे कितने ही डेथ टाइमर ऐप्स के साथ जी रहे हैं। सही कहा। शायद वो किसी की जान नहीं लेते, लेकिन वो हमसे हमारा समय, हमारा ध्यान और कभी-कभी हमारी नैतिकता जरूर छीन लेते हैं। बिल्कुल। ये कहानी आज के डिजिटल युग में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इंटरनेट ऐसी ही टू गुड टू बी ट्रू डील्स, अनजान ऐप्स और रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट के वादों से भरा पड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आसान लगने वाले रास्ते अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं, और हर ऐप को डाउनलोड करने या हर लिंक पर क्लिक करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हम असल में क्या दांव पर लगा रहे हैं। ये कहानी अपने पीछे कुछ बहुत गहरे सबक छोड़ जाती है। पहला, कि लालच आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जहां से वापसी नामुमकिन हो। सही है। दूसरा, जो डील सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे वो अक्सर सच नहीं होती। और तीसरा, कि मुश्किल समय में लिए गए नैतिक फैसले ही हमारे असली चरित्र को दिखाते हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी-कभी सिस्टम को हराने का एकमात्र तरीका होता है उसके बनाए नियमों से खेलने से ही इनकार कर देना। राहुल ने वही किया। हाँ, उसने मौत और हत्या के बीच चयन करने से मना कर दिया और एक तीसरा रास्ता चुना। ये कहानी वाकई एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है। कहानी में तो ये एक परीक्षा थी और सही रास्ता चुनने पर राहुल बच गया, लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सच में एक श्राप होता और बचने का कोई सही रास्ता होता ही नहीं, अगर किसी को अपनी या किसी और की जान में से किसी एक को चुनना ही पड़ता, तो इंसानियत की असली परीक्षा उस वक्त क्या होती? और उस चुनाव के बाद जिंदा बचा हुआ इंसान क्या सच में जिंदा कहलाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।